नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी ज्योग्राफी की आपकी इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 12 की इस ज्योग्राफी में हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसको पिछले लेक्चर के साथ शुरू कर चुके हैं। उस लेक्चर में हमने ये देखा कि मानव भूगोल जो है उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, वो किस किस फील्ड का अध्ययन करता है। उसके साथ ही इस लेक्चर में कई चीजें ऐसी है जिनको हम देखते हुए पूरे चैप्टर में ये समझने वाले हैं कि मानव भूगोल वास्तव में अध्ययन करता किसका है। तो उसी कड़ी में आज हमारे मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र जो हमारा चैप्टर है उसका सेकंड लेक्चर आज हम देख रहे हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि वास्तव में जो है मानव भूगोल की धारणाएं क्या है और मानव भूगोल की विचारधाराएं क्या है। इसका मतलब कई जगह हमें यह देखने को मिलता है कि धारणा और विचारधारा को हम एक ही समझ लेते हैं, जबकि बिल्कुल अलग है, बहुत अंतर है इनमें। आज हम इस चीज को समझने वाले। उसके साथ ही हमने वन लाइन सीरीज यानी कि जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होता है उसके साथ ही 2 क्वेश्चन जो है आपको दिए जाते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में उनका रिप्लाई करना है और अगली क्लास में मैं उनको उत्तर दे दिया करता हूं। तो मानव भूगोल की धारणा और मानव भूगोल की विचारधारा दोनों अलग अलग चीज है, क्योंकि धारणा जो होती है मानव भूगोल की धारणा जो होती है पूरी तरह से साइंटिफिकेट होती है, उसमें भरोसा किया जा सकता है, वो पूरी तरह से सकारात्मक होती है। यानी कि धारणा का मतलब यह है धारणा में जो बात चला करती है वो हमेशा 100 में से 100% खरी होती है, सही होती है। जबकि विचारधारा क्या करती है, विचारधारा हमेशा थोपी जाती है, गलत होते हुए भी उसको सही बताया जाता है। ये साइंटिफिकेट नहीं होती है, ये कभी कभी कारगर साबित हो जाती है। ये विचार है, कुछ भूगोल लेता है और सबने अपने विचार दिए, तो उन विचारों का जो खाका हमने तैयार किया है वो तो कहलाती है विचारधारा। लेकिन उसमें से कुछ विचार ऐसे थे जो साइंटिफिकेट दृष्टि से, सकारात्मक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से और भूगोल के तार्किक व्यू से देखें तो वो जो विचार थे वो सक्षम थे भूगोल को मजबूती देने में, और उन्हें हमें उन नियमों को हमने अथॉरिटी दे दी कि वास्तव में भूगोल में ऐसा ही होता है। उसको हम धारणा कहते हैं। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे, एक एक चीज को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मजे के साथ एंजॉय करते हुए आज की इस क्लास का आप आनंद लीजिए। मानव व प्रकृति में कौन किस पर निर्भर है, यानी मानव व प्रकृति जो है उसमें से कौन किस पे निर्भर है। इसका मतलब यह हुआ कि मानव प्रकृति पे निर्भर है या प्रकृति मानव पर निर्भर है। यानी कि हम सब लोग पूरी तरह से इस पृथ्वी पर, पूरी तरह से इस ब्रह्मांड या सौर मंडल पर, क्या हम मानव जो है वो पूरी तरह से कॉस्मोस पर निर्भर है? क्या वो पूरी तरह से ब्रह्मांड पर निर्भर है? अगर हां तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं है? क्या मानव निर्भर नहीं है? लेकिन आज इस चीज को हम जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि पहले उन भूगोलवेताओं की हम बातें सुनेंगे जिन्होंने मानव भूगोल को 2 परिप्रेक्ष्य के रूप में, 2 अलग अलग तरीकों से समझाने का प्रयास किया है। कि कुछ तो कहते हैं जो फ्रांस से आएंगे, वो कहते हैं कि मानव भूगोल जो है वो प्रकृति की अगर बात करता है तो प्रकृति तो पूरी तरह से जो है मानव पर निर्भर है। जबकि दूसरे विचार रखने वाले जो भूगोलवेता होंगे, जो भूगोल के ज्ञाता होते हैं, वो भूगोलवेता कहलाते हैं। वो कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, मानव तो शुरू से ही प्रकृति का दास था, प्रकृति जैसा करवाती है वैसा मानव को करना पड़ता है। 2 विचारधाराएं तो ये होगी जिन्हें हम संभववाद और निश्चयवाद के नाम से जानेंगे। लेकिन एक विचारक जो है अलग ही अपनी बात कहेगा, वो दोनों का कॉम्बो कर देगा, दोनों को मिक्स करके अपनी बात कहेगा। तो ये धारणाएं जो होती है, ये विचारधाराएं जो होती है, ये 100 में से 100% यानी 100% एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनको आज इसी क्लास में, बाद में पढ़ने का मैटर ही मत रखना, क्योंकि मैं आपको अंगुलियों पे कराने वाला हूं, इसलिए मस्ती के साथ पढ़ना है। सबसे पहले हम निश्चयवाद की बात करें। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि धारणाएं जो है यहाँ पे, जो पूरी तरह से साइंटिफिकेट है, सकारात्मक है, वो 3 तरह की होती है। कितने प्रकार की है धारणाएं? 3 प्रकार की। धारणा जो 3 प्रकार की है, उन तीनों प्रकारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रकार है उसका निश्चयवाद है और दूसरा संभववाद, और अगली स्लाइड में हम देखेंगे नवनिश्चयवाद।
सबसे पहले तीनों में मैं अंतर बता दूं कि तीनों ही अलग अलग बात करते हैं और निष्कर्ष लास्ट में जो होता है वो तीसरी जो धारणा होती है वो पूरी तरह से निकाल देती है। देखो इसको पहले रीड करते हैं। निश्चयवाद डेटरमिनिज्म प्रकृति आधारित प्रणेता, यानी कि यहां मैंने कुछ शॉर्ट टर्म्स लिए हैं, ज्यादा डिटेल्स यहां पे नहीं डाला है, मैं आपको समझाऊंगा बाकी चीजें। रेडजेल, इसका मतलब रेडजेल मतलब अपने धर्म का भाई तो है नहीं, इसका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक रेडजेल, जो मानव भूगोल के पिता कहलाते हैं, वो इसी धारणा को मानते हैं। इसके अलावा एलन सैंपल, एलन सी सैंपल इनका पूरा नाम है, तो आप याद रखेंगे इस चीज को। प्राकृतिक वातावरण सर्वशक्तिमान है तथा उसका प्रभाव किसी ना किसी रूप में मानव के क्रियाकलापों पर अवश्य पड़ता है। यह कह रहा है कि प्रकृति सर्वोपरि है, वो जो चाहती है वो मानव को करना पड़ता है। अब क्यों करना पड़ता है, इसकी पीछे की कहानी को हम समझते हैं। आप सब ये जानते हैं, जब मानव बिल्कुल आदि मानव हुआ करता था, जब मानव जो है वो पूरी तरह से आदि मानव हुआ करता था, उस समय मानव जो है प्राकृतिक चीजों को देखकर, प्राकृतिक वस्तुओं को देखकर डरा करता था। क्या करता था ये मानव जो है प्राकृतिक वस्तुएं इसको जैसे ही दिखाई देती थी उनसे डरने लग जाता था। जैसे बिजली कड़क रही है तो सोचता पता नहीं ये क्या चीज है यार, कितनी खतरनाक कड़क रही है, ये कोई भगवान ही लगता है मुझे। पानी को देखता, जल की पूजा करते हैं आज भी, बड़े बड़े वट वृक्ष को देखता, उनसे डर जाता था। आग को देखता, उससे डर जाता था, क्योंकि उसको ये कुछ भी पहले पता नहीं था कि वास्तव में ये चीजें क्या है, ये कैसे है और ये डेवलप कैसे हुई है। वो तो उनकी पूजा करना शुरू कर देता। एक दिन सुबह सुबह वो देखता है कि सूर्योदय हो रहा है, जैसे वो समझदार होता है आदिमानव, सूर्योदय हो रहा है, धूप निकल आती है, फिर धीरे 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 वो देखता है कि अंधेरा छाने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद 10-12 घंटे बाद, उस घंटे वंटे कुछ जाना नहीं करता था वो, कुछ देर बाद वो देखता है कि फिर सवेरा हो जाता है, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर सवेरा हो जाता है। तो वो पूरा खेल इस चमक वाली वस्तु के पीछे समझता था कि जो चमकीली वस्तु है जिसको आज हम सूर्य कह रहे हैं, वो वस्तु ही सब कमाल करती है, इसलिए सूर्य देवता है। जल की पूजा किया करता था, सूर्य की पूजा किया करता था, पीपल की पूजा किया करता था, आग की पूजा किया करता था। जो कुछ भी उसको दिखाई देता, प्रकृति की बनाई हुई चीजें जो थी, उन सब की वो पूजा करता था, क्योंकि वो मानव डरता था। और इस बात को बता रहे हैं फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल अपनी किताब एंथ्रोपोजोग्राफिका में लिखते हैं कि मानव पूरी तरह से प्रकृति का दास था। मानव क्या था? प्रकृति का दास। मानव प्रकृति का दास था पूरी तरह से। हम कौन सी धारणा पढ़ रहे हैं? निश्चयवाद धारणा की बात कर रहे हैं। जब मानव पूरी तरह से यह मानता था कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति जो करवाती है वो मानव को करना पड़ता है, मानव प्रकृति में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। इसीलिए यह लिखा गया है प्रकृति आधारित प्रणेता, यानी जिन्होंने ये बात कही है वो फ्रेडरिक रेडजेल और उनकी शिष्या जो है, जो जर्मन की रहने वाली है, एलन सी सैंपल, वो ये बात कहती है कि प्राकृतिक वातावरण सर्वशक्तिमान है। अब लाइनें समझ में आ रही है आपको? प्राकृतिक वातावरण यानी जो प्रकृति ने क्लाइमेट दिया है, प्रकृति ने जो वेदर दिया है, प्रकृति का जो इकोसिस्टम है, प्रकृति का जो इन्वायरमेंट है, प्रकृति ने जो सॉइल्स बनाई है, पर्वतों की आकृतियां प्रकृति की तरफ से बनी हुई जो है, वो एक प्रकार से चमत्कार है। ये बात कहने वाले महान जो भूगोलवेता है फ्रेडरिक रेडजेल, वो कह रहे हैं, जो पूरी तरह से साइंटिफिक बात है। क्योंकि मानव वास्तव में क्या दिखाता है? पहले प्रकृति का दास दिखाता है खुद को। वो कहता है कि उसको जो कुछ भी दिखता है वो चमत्कार मानता है। लेकिन धीरे धीरे अब मानव डेवलप कैसे हो गया? धीरे धीरे डेवलप होने का कारण रहा टेक्नोलॉजी, तकनीकी, प्रौद्योगिकी। ये क्या कारण हुआ? क्योंकि मानव ने जब वो कच्चा मांस ही खा जाया करता था, आज भी बुशमैन जैसी जनजातियां हैं, एस्किमो जैसी जनजातियां हैं, कच्चा मांस खाया जाया करती है। बुशमैन अफ्रीका वाले के लिए तो कहा जाता है कि वो जो भेड़ होती है, वो 4 भेड़ जो होती है सुबह खा जाता है, यानी राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हो। 4 भेड़ वो शाम को खा जाता है। और दिमाग जो दीवारों पे लगी रहती है
उसको खा जाया करता है, वो सलाद के रूप में काम में लेता है उसको। तो बुशमैन और एस्किमो जो आपके एनसीईआरटी में चला करते थे 5 साल पहले, उसमें ये एस्किमो और बुशमैन और भील और ग्रासिया करके 4 जनजातियों का एक चैप्टर था। उसमें ये बातें कही गई है कि वास्तव में मानव पूरी तरह से दास था, फिर डेवलप कैसे हुआ। एक दिन मानव ने एक पत्थर को उठाया और दूसरे पत्थर पर पटका, और जैसे ही पटका तो पटकने के कारण आवाज तो आई, लेकिन अग्नि की कुछ चिंगारियां उसको दिखने लगी। उसे लगा यार इस पत्थर को इस पत्थर पर फेंकने से आग जल सकती है। फिर उसने धीरे धीरे खाना पकाने की योजना बनाई, और धीरे धीरे वो समझ गया कि आग जो है वो डेवलप की जाती है, वो बनाई जा सकती है। फिर आग को धीरे धीरे सीखा। इसी तरह फिर धीरे धीरे आदि चीजों को वो सीखने लगा। अनाज को बोने लगा, फिर बो के फिर खाने लगा। जिन पशुओं को वो खाया करता था उनको पालने लगा। कुछ जो है पालतू पशु भी रखने लगा, जैसे कुत्ता है, उनकी आखेट यानी शिकार में मदद करता था। तो आदि चीजों को वो धीरे धीरे डेवलप कर पाए। फल फूल जो है, कंदमूल जो है, पत्ते जो है खाने वाला जनजातीय जो लोग थे, आज जो हमें दिखाई देते हैं, पहले पूरी प्रजाति ऐसी थी। और ये लोग जंगलों के माध्यम से ही रहा करते थे। तो निश्चयवाद जो है वो सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि वो मानव जो पूरी तरह से प्रकृति का दास था, पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, और जो कुछ भी होता था वो चमत्कार मानता था। और ये बात कहने वाले एक गुरु और शिष्य है जिनका नाम फ्रेडरिक रेडजेल और एलेंसी सैंपल है। और फ्रेडरिक रेडजेल इस बात को एंथ्रोपोजोग्राफी का किताब में कहते हैं। किस किताब में कहते हैं? एंथ्रो, याद रखना भाई, एंथ्रोपोजोग्राफी। क्या नाम बताया मैंने? एंथ्रोपोजोग्राफी, ठीक है ना। इस किताब में इस बात को ये कहते हैं कि एंथ्रोपोजोग्राफी जो किताब है इसकी फ्रेडरिक रेडजेल की, जिसको लिखने में एलेंसी सैंपल ने मदद की है। निश्चयवाद मेरे हिसाब से आपके माइंड में पूरी तरह से छप गया। इसलिए मैंने क्लास की शुरुआत में कहा कि किसी भी बच्चे को अधिकतर लेक्चर जो है वो क्लास में याद हो जाने चाहिए। अब निश्चयवाद में कुछ बचा ही नहीं है, आराम से याद हो गया आपको। अब संभववाद क्या है? निश्चयवाद में जो आदि मानव प्रकृति की पूजा किया करता था वो अपने आप को डेवलप कर पाया। उसने टेक्नोलॉजी को सीखा, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत से चेंजेस, बहुत से सुधार और तकनीकी का जो प्रवाह है वो धीरे धीरे पनपने लगा। कुछ लोग उनमें से साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक और साइंटिस्ट जो है इस प्रकार से आगे बढ़ने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने वो सारी चीजें डेवलप कर ली जो उनको आराम दे सकती। इसीलिए कहा गया है कि प्रोफेसर विडाल डीला ब्लास कहते हैं कि संभववाद में फ्रेडरिक रेडजेल जो कहते हैं वो बात तो सही है, लेकिन निश्चयवाद के बाद जो चीज आई है वो संभववाद है। आज मानव जो है वो प्रकृति पर कम निर्भर है। वो प्रकृति में चेंजिंग कर देता है, चमगादड़ खा के कोरोना ला देता है, ऐसा नहीं है। आज जो टेक्नोलॉजी है, आज जो प्रौद्योगिकी है, आज जो तकनीकी है, आज जो सूचना प्रसार है, आज वायुयान द्वारा किसी भी दुर्गम स्थान पर, किसी भी दूरस्थ स्थान पर आना जाना आसान हो गया। आज कहीं के भी फल और फ्रूट जो होते हैं वो किसी स्थान पर अवेलेबल हो जाते हैं। कहीं की भी किसी भी प्रकार की चीज किसी भी स्थान पर आसानी से जो संरक्षण के माध्यम से लाई जा सकती है। क्यों हुआ? संभववाद के कारण। अब निश्चयवाद जैसे पढ़ा, संभववाद आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन प्रोफेसर विडाल डीला ब्लास कहते हैं मानव या मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। वो सोचता रहता था आदि मानव कि ऐसा क्या है, मैं इसको चमत्कार मान रहा हूं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये कहां से चमकता है, ये क्यों चमकता है। सूर्य की बात कर रहे हैं। ये चंद्रमा रात को ही क्यों दिखाई देता है। ये कुछ तारे इसके पास दुग्ध मेखला जिसे हम कहेंगे, जब दूसरी वाली किताब में हम देखेंगे, 11th में देखा वैसे हमने, उसमें दुग्ध मेखला, आकाश गंगा जिसे मेखला, मिल्क वे जिसे कहा गया है, वो तारे सूर्य चंद्रमा के आसपास ही नजर क्यों आते हैं। वो रात में नजर आते हैं, दिन में क्यों नहीं आते हैं। इन सारी चीजों के पास जाने का वो प्रयास करने लगा। और सुनीता विलियम्स जैसे लोग जो आज धीरे धीरे ब्रह्मांड तक का पूरा अध्ययन कर लेते हैं, कल्पना चावला जैसे लोग गए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे लोग चंद्रमा तक गए, ग्राहम बेल ने पूरी पृथ्वी का नक्शा मैप जो है वो ग्लोब के माध्यम से समझाया। तो इस प्रकार के जो भूगोलवेता आए हैं,
जो वैज्ञानिक आए हैं उन्होंने हमेशा इन कारणों का पता करने का प्रयास किया और वो जो धारणाएं निकल कर आई हमारे सामने, उन धारणाओं को हम संभववाद के नाम से जानते हैं। संभववाद ये कहता है कि प्रकृति पर मनुष्य निर्भर नहीं है, मनुष्य पर, मानव पर प्रकृति निर्भर है। यानी ये दोनों जो धारणाएं हैं उनमें आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि निश्चयवाद कहता है प्रकृति ही सब कुछ है, मानव कुछ भी नहीं है, जबकि संभववाद कहता है कि प्रकृति कुछ भी नहीं है, मानव सब कुछ है। तो ये दोनों धारणाएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इसको रीड कर देते हैं। मानव या मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, सोचता रहता है और कारनामे करता रहता है। वह प्राकृतिक दशाओं में सुधार कर सकता है। प्रकृति की जो दशाएं, आपको पता है अमेरिका में एक टेस्ट चल रहा है वैज्ञानिकों का कि कृत्रिम वर्षा की जा सकती है, बादल बने हुए, हमें बारिश चाहिए, हम करा सकते हैं, इस प्रकार के रेशे। और अभी कुछ दिनों पहले मैं एक शोध देख रहा था कि कुछ वैज्ञानिक और कुछ लोगों की जो बॉडी होती है मरने के बाद, उसको डीप फ्रीज में रखा गया है पिछले 300-400 साल से, कि क्या पता कब कोई ऐसी टेक्निक या ऐसी तकनीकी आ जाए जिससे मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया जा सके। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में दावा भी किया जाता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि उस शरीर में कोई बीमारी से, जिस बीमारी से वो मरा है, उसको ठीक करके उसे पुनः जीवित किया जाए। लेकिन ये चीजें जब वो आदिमानव ये सोचा करता था कि आने वाले समय में कोई उड़ने वाले एरोप्लेन होंगे, आने वाले समय में कोई ऐसा डाटा होगा जो पहले ही बता देगा कि सुनामी आने वाली है, आने वाले समय में रिएक्टर स्केल और सीस्मोग्राफ जैसे भूकंप के यंत्र होंगे, आने वाले समय में जो बाढ़ है उसको संतुलित किया जा सकेगा, ऐसी चीजें उसको जब सुनाई जाती थी तो वो सोचता था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे ही ये बात भी आज अटपटी लग सकती है, लेकिन आज इस पे शोध किए जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, संभववाद जो कहता है वो एक धारणा है, जबकि निश्चयवाद जो कहता है वो भी एक धारणा है। और इन दोनों धारणाओं को मिलाकर इनको सिलने का कार्य जो करता है, इनको जोड़ने का कार्य जो करता है, मुझे ये बताओ, इनको जोड़ने का काम जो करेगा, कपड़ा होता है, उसको सिलने का जो काम करता है, दो कपड़ों को मिलाने का काम जो करता है, वो होता है टेलर। वो कौन होता है? टेलर। वैसे ही निश्चयवाद और संभववाद दोनों धारणा को जो ज्वाइन कराएगा, जॉइंट कह सकते हैं उसको, दोनों को जो मिलाएगा, दोनों का समायोजन करके एक महत्वपूर्ण डिसीजन देगा, दोनों को जोड़ने के कारण नहीं, उनका नाम वैसे ही टेलर है और उनका पूरा नाम है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि मैं एक नई धारणा दे रहा हूं जिसका नाम है नवनिश्चयवाद। जिसका नाम क्या है? नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद में वो क्या कह रहे हैं इसको मैं समझाऊंगा आपको। नवनिश्चयवाद में बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात को वो रखते हैं। वो कहते हैं कि ना तो प्रकृति मनुष्य पर निर्भर है, ना मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन कभी भी इंसान को, कभी भी मानव को प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। प्रकृति कहती है रुको, भूकंप आ गया तो रुक जाओ। प्रकृति क्या बोली? रुको तो रुक जाओ। प्रकृति कहती है स्थितियां ठीक है पृथ्वी पर, कोई भी काम आप कर लो तो आप जाओ। इन्होंने क्या निकाल दिया? एक बीच का रास्ता निकाल दिया। इधर फ्रेडरिक रेडजर और एलन सी सैंपल जो है वो कह रहे थे कि वास्तव में मानव जो है प्रकृति का दास था और उनकी धारणा जो थी निश्चयवाद थी। इधर संभववाद में अलग ही बखेड़ा खड़ा कर रखा है और उनका नाम है विडाल डी लाप्लास। वो अलग बात कह रहे हैं। इन दोनों के बीच में जॉइंट रास्ता निकालने का काम, सिलने का काम और जॉइंट रास्ता निकालने का काम, एक मिडवे निकालने का काम जिस व्यक्ति ने किया है, मध्यम मार्ग का रास्ता जिसने दिखाया है, वो है ग्रिफिथ टेलर। ये देखो नाम लिखा हुआ ग्रिफिथ टेलर। इसलिए इनकी जो धारणा है निश्चयवाद और संभववाद को मिलाती है, इसलिए एक नया निश्चयवाद उत्पन्न हुआ जिसको हम कहते हैं नवनिश्चयवाद। जिसको हम क्या कहते हैं? नवनिश्चयवाद। तो नवनिश्चयवाद मध्यम मार्ग कहलाता है, रुको और जाओ की धारणा कहलाता है। ये प्राथमिक और पहली और दूसरी जो है उन दोनों पर टिकी हुई है। तो ये प्राथमिक मान्यता बन गई। अब क्या बन गई? ये
प्राथमिक मान्यता, और इसी के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि संभववाद क्या है और निश्चयवाद क्या है। दोनों की जॉइंट बात कही गई है। अब मुझे आप बताइए, क्या मानव प्रकृति पर निर्भर है? बिल्कुल भी नहीं है आज के जमाने में। दूसरा, क्या प्रकृति मानव पर निर्भर है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसके बगैर काम भी हो सकता है? नहीं हो सकता। मानव भूगोल तो अपना अध्ययन ही पूरा नहीं कर सकती जब तक भौतिक भूगोल हो। भौतिक भूगोल नहीं है मतलब प्रकृति नहीं है, क्योंकि प्रकृति के साथ, पृथ्वी के साथ ही बनावट और संरचना, पहाड़ पर्वत, नदियां, झीलें, समुद्र और महासागर सब बनने लग गए थे, तो साथ में आ गया भौतिक भूगोल। अगर वो है ही नहीं तो अध्ययन किसका करेगा मानव? तो ये दोनों, मुझे जहां तक ठीक लगता है, ग्रिफिथ टेलर की जो बात है वो 100% लाडले खरी उतरती है। इसलिए हमारी धारणा कौन सी होनी चाहिए? नवनिश्चयवाद। तीनों ही अपनी अपनी धारणाएं हैं, तीनों ही मान्य है, इसलिए ये धारणाएं। विचारधारा क्या होती है? मैं बैठा हूं, मैंने बैठे बैठे कह दिया इस स्टूडियो में ये चेंजिंग होना चाहिए, इधर की लाइट इधर लगनी चाहिए, और जैसे ही कोई टीचर आए तो मतलब इस प्रकार से पीछे कोई पीपीटीज नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, जबकि मेरी बात को उतना नहीं माना जाएगा। मैं ये जानते हुए भी कोई विचार, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसको इस तरह से मत लेना, कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी विचार किसी पर थोप दिए जाते हैं। जैसे आप सबसे घर में छोटे हो और आपके दादा की चलती है सब कुछ घर में, आपने कह दिया कल से घर के अंदर जो है इधर की चप्पल जो बाहर खोली जाती है वो घर के पीछे जाके खोल के आने पड़ेगी। आपको पता है आपके जो विचार है उसका खंडन हो जाएगा, आपकी नहीं चलने दी जाएगी। फिर भी आप विचार देते रहते हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन कभी कभी आप इतने अच्छे विचार दे देते हो कि घर में सबको पसंद आ जाते हैं, कि जो भी कोई मेहमान आए उसके लिए अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए ये हो, या फिर कोई अच्छा प्लान आप प्रोजेक्ट दे देते हैं घर वालों को तो उनको पसंद आ जाता है। उनको जब पसंद आ जाता है तो वो विचारधारा जो होती है वो सकारात्मक हो जाती है, वो जो है साइंटिफिकेट मानी जाती है। और ये दोनों चीजें जैसे ही विचारधारा में ऐड हो जाती है तब विचारधारा धारणा बन जाया करती है। आप इस चीज का अंतर जरूर ध्यान रखें। कोई भी विचारधारा जब तक विचारधारा है, जब तक उसका कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं है और उसे एक्सेप्ट नहीं किया पूरे भूगोलवेताओं ने, तब तक उसका विरोध होता है, तब तक वो विचारधारा है। और विचारधारा जब एक्सेप्ट कर ली जाती है, जब उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क शक्ति के आधार पर खरा उतार दिया जाता है, ये किसी भी सब्जेक्ट में लागू हो सकती है। तो अभी जो हमने पढ़ी वो क्या थी? धारणाएं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो आप बताओ क्या है? विचारधारा। अब ये क्या है? मानव प्रकृति में चेंज कर रहा है। कौन सी धारणा थी? संभववाद। कि प्रकृति में मानव जैसे चाहे चेंज कर रहा है। गर्मी लग रही है, कूलर चला लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने विजय पाली प्रकृति पे, ऐसा लगता है मानव को। दूसरा, आपको दूर दराज क्षेत्रों में यात्रा करके आनी है तो आप क्या करेंगे? वायुयान का इस्तेमाल कर लेंगे। या फिर आपको सर्दी लग रही है तो गर्म हीटर जो होता है वो आप लगा लेंगे। और इसी चीज को ज्यादा फोकस नहीं करना है, ये चीजें आपके समझ में आ चुकी है। लेकिन फिर भी अगले लेक्चर के अंदर हम 2 कहानियां पढ़ेंगे, बेंदा और कैरी की। कैरी कहती है, कैरी संभववाद को मानती है। किसको मानती है? तो वो सारी चीजें क्या बताएगी? वो कहता है बिना प्रकृति के भी काम हो सकता है। मैं फ्लाइट से वहां जाती हूँ, शाम को सास बहू का सीरियल देखने के लिए वापस भारत आ जाती हूँ, उस कंट्री में जाती हूँ, वहां एप्पल खा के आती हूँ। वो कहती है कि मैंने प्रकृति पर विजय पा ली है। ऐसा कौन कहती है? कैरी। जबकि एक बैंदा है, वो बेचारा जंगल में रहता है, वो फल फूल खाता है, वो कहता है मेरे लिए तो प्रकृति सब कुछ है, प्यास भी लगे तो मैं कौन सी बिस्लरी की बोतल लाऊं, या मैं तो जो तालाब है उसमें से पानी पीऊंगा। तो प्रकृति को सब कुछ मानता है, तो वो निश्चयवाद को मानता है। जबकि ग्रिफिथ टेलर कहता है ये दोनों ही पागल है, जो मैं कह रहा हूं वो चीज सही है, मध्यम मार्ग। कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग। तो ये जो अब तक हमने पढ़ा वो धारणाएं थी, और अब हम देखेंगे विचारधाराओं को। भूगोल की 3 मुख्य विचारधाराएं हैं। कितनी विचारधाराएं हैं? 3। यानी भूगोल जो है उसमें 3 विचारधाराएं चला करती है। 3 प्रकार के विचार आपस में टकराते रहते हैं। और वो 3 विचार क्या है? पहला विचार जो है वो कल्याणपरक विचार है। मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो दिखाई दे रही है ये 1970 में आई, 1970 में विचारधाराएं हैं। और मैं इसको समझाने से पहले आपको एक बार फिर बता रहा हूं, धारणाएं जो होती है वो हमेशा और हमेशा सकारात्मक होगी। कैसी होगी? सकारात्मक। ये आप उतार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। सकारात्मक होगी, पूरी तरह से वैज्ञानिक होगी, पूरी तरह से मान्य होगी,
पूरी तरह से तार्किक और विवेकपूर्ण ढंग से तैयार होगी, विवेकपूर्ण ढंग से। इसलिए आप देखोगे कि वहां आपको सच्चाई दिखाई देगी। विवेकपूर्ण ढंग से पूरा लिख देना आपको। ये तो हुई धारणाएं, लेकिन हम देखेंगे इसके अलावा जो विचारधारा हम पढ़ रहे हैं, विचारधाराएं, विचारधाराएं जो होगी वो सकारात्मक कतई नहीं होगी, वो नकारात्मक होगी। कैसी होगी? नकारात्मक। क्या सारी नकारात्मक होगी? उसमें से 1 या 2% सही मायने में सही हो सकती है, बाकी नहीं होगी। क्या ये वैज्ञानिक होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या ये तार्किक होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या इसमें विवेकता का भाव देखा जाता है? बिल्कुल नहीं देखा जाता, अभाव देखा जाता है, कमी देखी जाती है। तो भूगोल की जो 3 मुख्य विचारधारा है, उसमें तीनों में जो पहली विचारधारा है वो कह रही है कि मानव का अगर कल्याण करना है, मानव को अगर सुखी रहना है प्रकृति के साथ या फिर दुनिया में कहीं भी, तो उसे क्या करना है? तो वो मानवता की बात करता है। यानी मानव को अपना कल्याण चाहिए, अपना विकास चाहिए, सही जीविकोपार्जन चाहिए, सही क्लाइमेट चाहिए, सही पारिस्थितिकी चाहिए, निर्धनता आदि से उसे मुक्ति चाहिए, तो उसको ये काम करना चाहिए। तो फिर 3 काम बताते हैं। तो इसका नाम क्या है? क्योंकि इसमें जो चीज होगी मानव पर टिकी रहेगी कि मानव को अपना विकास करने के लिए जो कार्य करना चाहिए, तो मानव अपना विकास करेगा तो प्रत्येक मानव का विकास होने लग जाएगा। प्रत्येक मानव का जब विकास होगा तो संपूर्ण समाज का विकास होगा। इसलिए इसका नाम है सामाजिक कल्याण व्यवस्था। अब आप कहेंगे सर 3 नाम दिखाई दे रहे हैं हमें, तो कल्याण परक भी बता रहे हो आप, मानवतावादी भी बता रहे हो आप, सामाजिक कल्याण भी बता रहे हो। ये तीनों बात एक है। देखो, मानवतावादी मानव के कल्याण के लिए जो समाज में व्यवस्थाएं लागू की गई है उन्हें हम कल्याण परक या मानवतावादी या सामाजिक कल्याण व्यवस्थाएं कहते हैं। फिर से देखना, मानव के कल्याण के लिए समाज में जो व्यवस्थाएं लानी चाहिए, ये जो विचार आते हैं, इन विचारधाराओं को हम कल्याण परक मानवतावादी विचारधारा के नाम से जाना करते हैं। अब क्या विचारधारा है? सामाजिक कल्याण विचारधारा कहती है व्यक्ति को रहने के लिए अच्छा मकान दे दो, यानी उसे आवासन मतलब आवास दे दो। उसके अलावा उसे रहने के लिए, जब उसके पास छत मिल गई, उसको रहने के लिए घर मिल गया, उसके बाद उसको अच्छी चिकित्सा की सुविधाएं, हॉस्पिटल की अच्छी सुविधाएं दे दो ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, खाने पीने के उसके अच्छे जो है प्रोडक्ट गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल होना चाहिए, तो वो स्वास्थ्य संबंधी उसकी सारी भरपाई हो जाएगी। और उसके बाद सबसे अच्छी बात ये बता रही है मानवता परक या कल्याण वाली, सामाजिक कल्याण वाली जो विचारधारा है कि मानव को शिक्षा दो। शिक्षा से सब कुछ किया जा सकता है। किसने कहा था बताइए? शिक्षा वह शहरनी का दूध है, जो पिएगा वह दाढ़ेगा। यानी शिक्षा शहरनी का वह दूध है, जो पिएगा वह दाढ़ेगा। तो आवास देना चाहिए, स्वास्थ्य देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, अच्छी अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से मॉडल स्कूलें खोली जाए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खोले जाए, अच्छे अच्छे आवास की नीतियां और योजनाएं निकाल के फ्री में इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाए जाए। इन सब पर जोर देंगे तो मानव का विकास हो जाएगा। यानी ये विचारधारा क्या कहना चाह रही है? ये सिर्फ मानव का भला कर रही है। तो क्या आप खंडन कर रहे हैं इसका? क्योंकि इसका सीधा सीधा खंडन हो रहा है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता इसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचार फेंक देता है। तो ये 3 अब तक दी हुई है 1970 के बाद में, लेकिन देखो ये पूरी तरह से खंडन वाली गलत दिख रही है। गलत क्यों? क्योंकि विचारधारा है। अब इसका मतलब ये नहीं आप लिखो ही नहीं है तो गलत है, क्या लिखना है? विचारधारा अपने आप में गलत होती है, लेकिन भूगोल के लिए बहुत मायना रखती है। इसलिए धारणा बन जाती है, कभी विचारधारा नहीं। और इस विचारधारा में कोई धारणा बनेगा तो कौन सी चीज अच्छी दिख रही है? स्वास्थ्य और शिक्षा। अच्छी शिक्षा दो तो मानव अपने आप स्वास्थ्य के प्रति जागृत हो जाएगा और आवास भी अपने आप डेवलप कर लेगा। तो आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जो विचारधारा है वो सामाजिक कल्याण की विचारधारा है। ये चीज आपके समझ में आ गई। आगे अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे आमूलवादी रेडिकल विचारधारा। ये क्या करती है? ये सामाजिक असमानता को दूर करने की बात करती है और ये कार्ल मार्क्स पर आधारित है। किस पर है? कार्ल मार्क्स पर। देखो उसमें क्या कह रहे थे?
अभी जो पीछे हमने विचारधारा पढ़ी सामाजिक कल्याण में, उसमें कह रहे थे कि व्यक्ति को शिक्षा दे दो, ठीक है, अच्छा आवास दे दो उसको, ठीक है, कंपेयर करके इसलिए पढ़ रहे हैं समझ में आ जाए, आपको याद हो जानी चाहिए। अच्छी शिक्षा दे दो, अच्छा आवास दे दो, और उसके अलावा उसको चिकित्सा की अच्छी डॉक्टर हॉस्पिटल आदि की चिकित्सा की सुविधा दे दो, मानव अपने आप अपना विकास कर लेगा। लेकिन ये विचारधारा क्या कह रही है? ये कह रही है कि निर्धनता जैसे ही खत्म हो जाएगी तो अपने आप व्यक्ति आवास डेवलप कर लेगा, बेरोजगारी जैसे ही खत्म हो जाएगी आवास मानव अपना आप डेवलप कर लेगा, और पिछड़ापन और गरीबी लोगों की जैसे ही खत्म हो जाएगी तो शिक्षा डेवलप होने लग जाएगी, और चिकित्सा जो है व्यक्ति बीमारी नहीं होगा क्योंकि अच्छा खान पान होगा। यानी विचारधाराएं आपस में टकरा रही है। पहले निश्चयवाद से संभववाद टकरा रहा था, संभववाद से निश्चयवाद टकरा रहा था। दोनों कह रहे थे कि ना तो मानव प्रकृति पर आधारित है और ना प्रकृति मानव पर आधारित है। गिरपेट टैलेंट का चुप हो जाओ सबके सब, ये माता फोड़े और लड़ाई मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये आप लोगों को शोभा नहीं देती, क्योंकि आप भूगोल वेता हो। मैं बीच का मध्यम मार्ग रुको और जाओ की धारणा के साथ उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो प्रकृति जो है वो ना तो मानव पर आधारित है और ना मानव प्रकृति पर आधारित है। बहुत गुस्से के साथ लाल पीले होकर गिरपेट टेलर ने इस धारणा का खंडन कर दिया और नवनिश्चयवाद का जन्म कर दिया। वैसे ही जैसे ही विचारधारा आई सामाजिक कल्याण परक और मानवता वाली, वो कहे शिक्षा दो, आवास दो और चिकित्सा दो, इसका खंडन करने आ गई आमूल रेडिकल विचारधारा। यह कह रहे कि कुछ मामले को रेडिकल बना दो, गरीबी खत्म कर दो तो गरीब कहां से आएगा, बेरोजगारी खत्म कर दो तो बेरोजगार कहां से आएगा, क्योंकि उसका आते ही रोजगार दे दो तो बेरोजगारी का माहौल ही नहीं बनेगा। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कारण जो है उसके पीछे क्या बंधन है। आज अगर आप व्यक्ति को आवास फ्री में दे रहे हो तो इसके पीछे कारण क्या है? निर्धनता। तो ये जो बंधन है भाई, कारण क्या था? आवास, पीछे आवास देने का कारण क्या है? निर्धनता। बंधन क्या है? आवास, मतलब किसी को आप घर दे रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है? निर्धनता। इसके पीछे कारण क्या है? निर्धनता। तो इस बंधन को कैसे मुक्त किया जा सकता है? किसी को मकान दे रहे हैं, इसके पीछे कारण है निर्धनता, तो इस बंधन, निर्धनता के बंधन को खत्म कैसे किया जाएगा? निर्धनता को ही खत्म कर दो, ऑटोमेटिक काम कंप्लीट। तो ये विचारधारा खंडन कर रही है उसका। दूसरा, बेरोजगारी खत्म कर दो, पिछड़ापन खत्म कर दो, क्योंकि ये विचारधारा कार्ल मार्क्स पर आधारित है। किस पर? कार्ल मार्क्स ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी जिसका नाम था दास कैपिटल। ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी जाती है, लेकिन ये हमारे यहाँ थोड़ी कनेक्शन है इसका, इसमें, इस विचारधारा में। दास कैपिटल किताब में कार्ल मार्क्स लिखते हैं व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, खुला छोड़ दो, वो कोई पशु नहीं है। मानव को खुला छोड़ दो, खूब खाने दो, खूब पीने दो, खूब कमाने दो, खूब सोने दो, खूब रहने दो, खूब खेलने दो, सब कुछ उसको करने दो, तो उसकी निर्धनता, बेरोजगारी और पिछड़ापन खत्म हो जाएगा। इनमें से किसी भूगोलवेता ने ये किताब पढ़ ली, जैसे मुझे जानकारी थी उसको भी लग गई, तो उसने कहा यार इतनी अच्छी बात है, इसको भूगोल में घुसेड़ देता हूं, तो उसने भूगोल में घुसेड़ दिया। इसको हमें पढ़ना पड़ता है। सामाजिक कल्याण परक, सामाजिक परक या कल्याण परक या मानवतावादी विचारधारा चिकित्सा, शिक्षा, आवास की बात करती है, आपको अंगुलियों पे हो जानी चाहिए। और ये जो चीज है जो हम पढ़ रहे हैं आमूलवादी, जिसको रेडिकल भी कहा जाता है, ये विचारधारा कह रही है कि उस विचारधारा के अपोजिट खड़ी होती है। आपको ये बात याद रखना, आप अपने आप कर दोगे। ये कह रही है कि आवास देने की जरूरत नहीं है, निर्धनता खत्म कर दो, हॉस्पिटल वगैरह व्यक्ति को हष्टपुष्ट बना दो, तो अपने आप ही हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे बेरोजगारी खत्म कर दो, निर्धनता आएगी नहीं। तो निर्धनता, बेरोजगारी और पिछड़ापन जो है खत्म कर दो, अपने आप ही डेवलप हो जाएगा सब कुछ। क्या हो जाएगा? अपने आप ही सब कुछ डेवलप हो जाएगा। ये जो बात है हमें ये सिखाती है कि विचारधारा जो होती है वो पूरी तरह से हवा में तुल मारे जाते हैं। अब इन दोनों विचारधाराओं से एक और विचारधारा बन जाएगी, और उस विचारधारा का नाम है व्यवहारवादी विचारधारा। देखो कितनी खतरनाक, ये तो अलग ही बात करेगी। यानी इधर ढोल नगाड़े बज रहे, इसने इधर डीजे शुरू कर दिया, मतलब ये अलग ही, ये विचारों की बात करती है, संवेग की बात करती है कि बड़े समय से जो संवेग चले आ रहे हैं एक धर्म में, एक जाति में, एक क्षेत्र में, जिस प्रकार की परंपरा है, जिस प्रकार के विचार है, उन्हीं विचारों के माध्यम से मानव का विकास किया जा सकता है। भूगोल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है कि अब हम साइकोलॉजी के साथ दर्शन शास्त्र को पढ़ने लग गए। इसलिए कहा जाता है कि विचारधाराओं का कोई तुल नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता।
लेकिन उनमें से कुछ विचारधाराएं ऐसी होती है जो धारणा बन जाती है। धारणाएं 3 है और विचारधाराएं ही 3 है। धारणा जो है संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद है। मैंने उबड़ खाबड़ बोला है, लेकिन बात वो की वही है। संभववाद निश्चयवाद ऊपर है, संभववाद बाद में और नवनिश्चयवाद बाद में। उसको हमने अच्छे से देखा। वो धारणाएं और 100% पूछी जाती है। इसलिए मैंने इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इन दोनों धारणाओं पर डिस्कस किया। एक्स्ट्रा चीज नहीं डाली है मैंने, ताकि आपके अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये 100% एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि विचारधाराएं कहती है कि हम ना तो सत्य है और ना ही हम गलत हैं, लेकिन धारणाएं कहती है कि हम 100% सत्य हैं। अगर हम विचारधाराओं की बात करें तो यह आपस में टकराती है, जैसे धारणाएं टकराती थी। धारणा और विचारधारा में अंतर क्या है, यह आपको याद होना चाहिए। अब व्यवहारवादी विचारधारा क्या कह रही है, ये प्रत्यक्ष अनुभव करती है, फील लेती है। क्या फील लेती है, देखिएगा। ये कह रही है कि पुराने जमाने से, पुराने समय से दिक यानी लंबे समय से, काल मतलब समय, दिक यानी लंबा, तो लंबे समय से संवेग यानी विचार चले आ रहे हैं। कैसे विचार, इसे समझ जाओगे आप। मानव जाति, यहां पे वो जाति नहीं है भील, मीणा, ग्रासिया, पुरुबिया, जाट, गुर्जर, है ना, वो जातियां नहीं है यहाँ पे जो जाति है कि एक कुटुंब के लोग, एक परिवार में एक जैसे दिखने वाले लोग। जैसे एक व्यक्ति जंगल में रह रहा है, इसका मतलब वो जनजाति के लोग हैं। जनजाति के लोग हैं, जंगल में रह रहे हैं। और इसमें हुए मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, पूर्विया। तो ये कोई सी भी हो सकती है। ये तो भारत की है। अगर विदेशों की बात करें तो मैंने एस्किमो और बुशमैन का नाम भी लिया था, जो सलाद खाता है दीमक के रूप में। तो ये जो जनजातियां हैं, ये जिन क्षेत्रों में रह रही है, ये पूरा जंगल है और ये जनजाति के लोग हैं। अब ये जनजाति के जो लोग हैं, इनसे मिलते जुलते गुण धर्म जो है, वही व्यक्ति वहां नेतृत्व करे, वही वहां लीडर रहे, वही सब वहां रहे हैं, वही इनका विकास कर सकते हैं। इसलिए अपनी जाति के आधार पर लोगों को पुराने जमाने से, पुराने समय से इन सब के विचार मिलते हैं। एक भील एक मीणा से वैसे ही व्यवहार करेगा जो बाकी से करता है, लेकिन एक शहर का व्यक्ति अगर उन क्षेत्रों में चला जाता है तो वो व्यवहार नहीं हो पाता, क्योंकि लैंग्वेज, भाषा सबको समझ में नहीं आती। तो इन क्षेत्रों का विकास करना है तो मानव का विकास होगा, मानव क्षेत्रीय लोगों का विकास होगा अपनी जाति के आधार पर, यानी इनके जो गुण है उसके लिए जाति शब्द प्रयोग हुआ है। दूसरा, मानव धर्म। ये सब जो जनजाति के लोग होते हैं, पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, वो माता रूप की प्रार्थना किया करते हैं, यानी माता जी को सब कुछ माना करते हैं। माता रूप, प्रकृति को भी माता रूप कहते हैं, धरती को भी माता रूप कहते हैं। तो वहां उनका जो धर्म है, उसकी बात करने वाले की बात को वो मानेंगे और वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जैसे सरकार कहेगी वैसे ही करेंगे। तो ये भी एक विचारधारा है कि मानव धर्म के आधार पर उनका जो धर्म है उसमें अगर कुछ ऐड करवाना है, मेरा मतलब यह है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूं। जैसे कि 20 लोग हैं और मेरे आसपास यहाँ रहते हैं, मान लिया जाए, और ये एक जंगल है और हम सब जनजाति के लोग हैं। अब हम लगातार प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, जबकि अब ऐसा होना चाहिए कि प्रकृति का दोहन जो है वो रोकना चाहिए। प्रकृति की मितव्ययता जो है, फालतू का जो खराबा कर रहे हैं, प्रकृति में नुकसान पहुंचा रहे हैं, पानी को लेके, हर चीज को लेके। पानी का तो वहां बहुत ज्यादा बोलबाला है, तो कोई दिक्कत नहीं नुकसान वाली, लेकिन प्रकृति में हरे हरे पेड़ों को अगर काटा जा रहा है और वो जंगल के जनजाति के लोग अगर उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम सब मान लो कि 20-21 जने हैं, तो यहाँ कोई बाहर का लीडर आके ये बात समझाएगा कि आप प्रकृति को मत काटो, तो ये कभी नहीं मानेंगे। ये अपनी जाति का जो व्यक्ति है, अपने धर्म का जो व्यक्ति है, या फिर उनकी प्रजाति के गुण रखने वाला जो व्यक्ति है, तभी वो जो पुराने जमाने से उनके जो विचार है पेड़ों को काटना, उसको बदल सकते हैं। तो क्या मैं और मेरे जो कुटुंब के लोग हैं 20-21 जने, हम पेड़ों को काट रहे हैं, किसी और के कहने से रुकेंगे? बताओ मुझे। सारे डाकू जो है वो रात दिन जो है डकैती करते हैं, और कोई नेता वहां जाके गए कि डकैती बंद कर दो तो उसको काट डालेंगे, लेकिन उनका जो लीडर है वही कह दे कि आज से हम डकैती को बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो काफी सुधार देखने को मिल जाएगा। क्योंकि उनके विचारों में विचार डालने का काम, जो पुराने जमाने से, पुराने समय से जो विचार है जनजाति के लोगों के, उन विचारों में अगर किसी ने कुछ ऐड किया है तो वो वहां की प्रजाति के लोग,
वहां के धर्म के लोग, वहां की जाति के लोग ही कर सकते हैं, बाहर के व्यक्ति नहीं कर सकते। क्या इसका तुल भूगोल से लगता है? बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पहुंचाने वाले जो व्यक्ति है वो जाति धर्म गुण के आधार पर वहां नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस चीज में सुधार करने के लिए सारी विचारधाराएं एक तरफ तो ये कह रही है कि इसका रिलेशन भूगोल से है, दूसरी तरफ पूरी बात राजनीतिक और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से करना चाहती है। कैसे? वो ऐसे करना चाहती है कि आपने देखा निर्धनता खत्म कर दो, कौन आएगा जो निर्धनता खत्म करेगा? फिर आपने देखा चिकित्सा की सुविधाएं कर दो, कौन करेगा? शिक्षा की सुविधाएं कर दो, कंबाइंड बात करता हूं सारी की, है ना। शिक्षा की व्यवस्था कर दो, आवास की व्यवस्था कर दो, चिकित्सा की व्यवस्था कर दो, निर्धनता खत्म कर दो, बेरोजगारी खत्म कर दो, भूखमरी खत्म कर दो, जाति के गुण डाल दो, प्रजाति के गुण डाल दो, धर्म की बात कर दो, मानव प्रजाति के गुणों को डेवलप कर दो। ये सब कुछ करने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है। इसीलिए विचारधाराओं का कोई भी तुल्य, कोई भी मूल्य नहीं होता, इसलिए साइंटिफिकेट नहीं होती है, सकारात्मक भी नहीं होती है। ये झूठ होते हुए भी, विचारधाराएं झूठ होते हुए भी हमेशा हल्ला मचाया करती है कि हम सही हैं, जबकि धारणाएं जो होती है वो हमेशा मजबूत हुआ करती है, स्ट्रांग हुआ करती है और वो हमेशा बनी रहती है। विचारधाराएं हमेशा बनी नहीं रहती। तो आज का ये लेक्चर हमारा पूरी तरह से धारणाएं और विचारधाराओं पर था। मेरे हिसाब से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी किसी को आ गई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल हमने 2 क्वेश्चन लिए थे और आप में से कमेंट बॉक्स में मुझे काफ़ी बच्चों के उत्तर मिले। इसी तरह रुचि बनाए रखें, क्योंकि 2-2 क्वेश्चन से एक दिन हम एक चैप्टर में 5-6 लेक्चर होते हैं, तो सोचो कितने क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। इसलिए अच्छे से करना है। बहुत आसान क्वेश्चन थे कल वाले, जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक तो शायद मैंने ये पूछा था, मानव प्लस धरातल का अध्ययन संबंधित परिभाषा किसने दी? फ्रेडरिक रेटजेल ने, शायद यही था। और दूसरा जो है क्वेश्चन हमारा था कि हिमनद जो है उसका अर्थ किससे है? तो प्रोत से। तो एक तो फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा थी, फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। और एक हिमनद का अर्थ मैंने पूछा था, यानी मानव जो है, हिमनद का मतलब है मानव के रूप में, मानव के जीवित रूप में मानव भूगोल का अध्ययन किया जा रहा था। उसमें आग को तूफान कहा जा रहा था, गिरवा जो है उसको कुछ और कहा जा रहा था। इसी प्रकार से हिमनद जो है वो नासिका के लिए प्रयुक्त हुआ था, और नासिका को नासिका नहीं कहकर प्रोत कहा गया था। दोनों सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस बार जो हम क्वेश्चन सीरीज पीछे लेके आ रहे हैं 2 क्वेश्चन की, वो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जा सकते हैं। आज के हमारे हैं संभववाद के जनक कौन है। आप सब समझ गए, आपको आता है, कई बच्चों को याद है, अभी भी लेक्चर पूरा हुआ है, इसलिए संभववाद का जनक कौन है बताना है। क्या एलेंसी सैंपल है? क्या विडाल डी ला ब्लास है? क्या डिकेन एंड पिट्स है? क्या फ्रेडरिक रेटजेल है? एलेंसी सैंपल है? विडाल डी ला ब्लास है? डिक्स एंड पिट्स है? 4 ऑप्शन और बता दिए मैंने, इनमें से लिख देना। व्यवहारवादी विचारधारा पर जोर किसने दिया? आमूलवादी और रेडिकल पर किसने दिया? उसके अलावा जो है एक हमने उससे पहले पढ़ी जो समाज कल्याण की बात करती थी। 3 विचारधाराओं में मैंने जो लास्ट वाली बोली है, व्यवहारवादी विचारधारा किस पर जोर देती है? तो आगे हर विचारधारा के आगे हम लिख रहे थे, कोई विचारों पर जोर देती है, कोई जो है निर्धनता को खत्म करने पर जोर देती है, कोई समाज के कल्याण पर जोर देती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? धारणाएं और विचारधाराएं हमने देखी। आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर 3 होगा, उसमें और शानदार चीजों के साथ। इन जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं इनका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।